हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियोस और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे लिए 3 नए कानून दिए गए हैं। उसमें से जो आज हम कानून पढ़ने वाले हैं यह है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगर हम इसको BNSS 2023 लिखते हैं तो कोई हम गलती नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे दोनों प्रोविजंस को पढ़ने का काम करेंगे। हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को भी पढ़ेंगे, साथ साथ हम भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 को भी पढ़ने का काम करेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिल रहा होगा, वो कॉमन देखने के लिए मिल रहा है कि जो हम अरेस्ट पढ़ रहे हैं, अरेस्ट हमारा सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सीआरपीसी में भी चैप्टर नंबर 5 में प्रोवाइड कर रखा था। और नए कानून की हम बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करते हैं तो यहां पे भी हमें कहां दे रखा है, तो यहां पे भी हमें चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत दे रखा है। तो ये दोनों चीज आप लोगों के लिए कॉमन है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो हमें सेक्शंस के अरेंजमेंट को पढ़ना है कि क्या सेक्शंस का अरेंजमेंट है। हम अगर सीआरपीसी की बात करेंगे तो अरेस्ट कहां से स्टार्ट होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस को अरेस्ट करना होता था तो कहां पे पहले जाता था, किस सेक्शंस को वो फॉलो करता था, किस किस केस लॉ को वो फॉलो करता था, और उस केस लॉ को, उस प्रोविजंस को फॉलो करके वो पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम करता था। तो हम लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ा है सेक्शन नंबर 41, और सेक्शन नंबर जब हम 41 पढ़ते थे तो वहां पे हमें देखने के लिए मिलता था कि किस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर जाती है। लेकिन जो हमारा नया कानून बन गया है, जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन गया है, इस कानून में हमें यह सेक्शन नंबर 35 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे कि पुलिस कब कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, कैसे अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने का क्या प्रोविजन होता है। तो साथियों, ये हमारा तीसरा आज का लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए लिया है, उसमें मैंने बताया है कि किस किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम करती है। कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट किया जाता है तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट हमको मिला है तो उस रीजनेबल कंप्लेंट के बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई ना कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुआ है किसी भी व्यक्ति से कि हाँ वो कुख्यात अपराधी है या किसी का मर्डर करके जा रहा है, एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ रीजनेबल कोई कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को मिलता है, एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने का काम करती है। ये डिट्टो प्रोविजन हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन नंबर 41 में भी पढ़ते थे, और यही डिट्टो प्रोविजन हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के भी प्रोविजन में पढ़ने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इन सभी चीजों को पढ़ लिया है। सेक्शन नंबर 35 को पढ़ लिया है, जो कि कहां दे रखा था, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन नंबर 41 में हमको प्रोवाइड कर रखा था। इन सभी चीजों को आपके सामने एक एक करके मैं कंपैरेटिवली स्टडी करता हुआ चलूंगा। ये जो आज का मेरा सेशन है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, ये जो मैं पार्ट लेकर के आ रहा हूं, ये पार्ट नंबर 3 आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। आगे हम रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। हमारा जो आज का क्लास स्टार्ट होगा वो, अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर हमारा जो स्टार्ट होगा वो सेक्शन नंबर 46 से होगा, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करेंगे तो अगर हम BNSS 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेक्शन नंबर 43 से स्टार्ट होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसका रिवीजन करा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर जो आपका 41 है वो सेक्शन नंबर आज क्या हो गया है, सेक्शन नंबर 35 हो गया है। जैसे मैं आप सभी लोगों से ये बात डेली कहता हुआ आ रहा हूं कि जब नया मकान बनता है तो नए मकान में सबको एक एक कमरा अलॉट किया जाता है। एज यूजुअल यहां पे भी हर एक सेक्शंस को, हर एक प्रोविजंस को, जहां पे हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे सेक्शन नंबर 41A पढ़ते थे, 41B पढ़ते थे, 41C पढ़ते थे और 41D पढ़ते थे, इन सभी लोगों को क्या कर दिया गया, इसको अलग सेक्शन, इसको अलग सेक्शन, इसको अलग सेक्शन, इसको अलग सेक्शन, सबको अलग अलग सेक्शन के रूप में बाइफरकेट करता हुआ चला गया है। तो ये चीजें आप सभी लोगों को मैं डे बाय डे बताता हुआ चल रहा हूं। अब आगे देखिए, आ गया आपका सेक्शन नंबर 36। जो आपका साथियों सेक्शन नंबर 36 की हम बात करते हैं तो ये जो सेक्शन नंबर 36 आपका हुआ करता था, ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। तो ये जो सेक्शन हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी हुआ करता था। और सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी आप सभी लोगों से क्या कहता था, तो ये कहता था
कि एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट, जब जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने के लिए जा रहा है तो किस किस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसे मेमोरेंडम प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसे अपने ड्रेस में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विदाउट ड्रेस में मैं पुलिस ऑफिसर हूं और मैं जा रहा हूं किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा डंडा लेकर के खड़ा था, कह रहा था कि जब हम आपको प्रोविजन दे रखे हैं तो आप क्यों नहीं प्रोविजन को फॉलो किए हैं, क्यों नहीं आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति जा करके कोर्ट ऑफ लॉ में कह भी सकता है कि साहब हम तो इनको समझ ही नहीं पाए थे कि ये पुलिस ऑफिसर है, ये तो बिना वर्दी के आए थे, इनके पास ड्रेस भी नहीं था, ये टहलते हुए सुबह आए, हमको पकड़ करके लेके जा रहे थे, हमने इनको 2-4 झापड़ लगा करके हम भाग गए। ये भी तो कह सकता है अपराधी, बिल्कुल कह सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा यहाँ पे क्या रखा है, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, और साथ ही साथ अगर हम सेक्शन नंबर 36 की बात करते हैं तो ये हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होता है। तो इन दोनों की बातों को आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए, आगे के सेक्शन हमारे पास क्या है, आगे के जो सेक्शन है हमारा द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास साथियों क्या होता है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, कंट्रोल रूम बनाया जाता है, और ये हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी के अंतर्गत ये मैटर हमको देखने के लिए मिलता था। लेकिन 41C को अब कौन सा सेक्शन दे दिया गया है, तो यहां पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन नंबर 37 यहां पे अलॉट करने का काम किया गया है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो चीजों में क्या होती हैं, तो हम पहले चीज की अगर हम बात करते हैं और दूसरे चीज की बात करते हैं तो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता है, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करता है, और दूसरा हमारा क्या बात करता है, दूसरा हमारा स्टेट लेवल की बात करता है। इन दोनों लेवल की बात करता है। तो कह रहा है सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी की अगर हम बात करते हैं या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 37 की बात करते हैं तो ये दोनों सेक्शन, ये सेक्शन हमसे कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट सेल स्टेब्लिश्ड करेगा। क्या स्टेब्लिश करेगा, तो कंट्रोल रूम, और उस कंट्रोल रूम में क्या की जाती है, उस कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग करने की काम की जाती है कि अच्छा आज ये अपराधी हम लोगों ने पकड़ करके लाए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले हम बताएंगे, और वही डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला रिपोर्ट कहां पर जाता है, वही डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला रिपोर्ट जो होता है हमारे स्टेट लेवल पे उसको फॉरवर्ड किया जाता है कि आज अगर हम प्रयागराज जिले की बात कर रहे हैं, गोरखपुर जिले की बात कर रहे हैं, तो ये अपराधी पकड़े गए हैं, जिससे कि क्या होता है स्टेट लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इन सभी चीजों को हम कहां फॉलो कर रहे हैं, तो अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 37 में पा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए, ये सेक्शन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे अधिवक्ता समाज से जुड़ा हुआ है। ये इसलिए अधिवक्ता समाज से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लेती है तो व्यक्ति किसके पास जाएगा, कौन उस व्यक्ति को पुलिस के चंगुल से छुड़ा करके लाने का पावर रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एडवोकेट रखते हैं, और वही एडवोकेट की बात कर रहा है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर इंटरोगेशन के दरमियान जिस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपने पसंद का वो अधिवक्ता रख सकता है कि हाँ भाई साहब ये हमारे अधिवक्ता हैं और यही हमारे मामले को क्या करेंगे, यही हमारे मामले को सॉर्ट आउट कराने का काम करेंगे। और ये कौन सा सेक्शन अब हो गया है, पहले आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपका ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था, तो ये आपका सेक्शन नंबर सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी हुआ करता था। लेकिन अगर हम बीएनएसएस की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करते हैं, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 38 हो गया है। तो ये कहानी है और इसी कहानी को मैं आपके सामने सुनाता हुआ चल रहा हूं। अब देखिए, अब मजेदार कहानी, और यहां पर देखिए क्या आ जा रहा है। अब यहां पे बीएनएसएस की हम बात करते हैं, बीएनएस की बात करते हैं, इसलिए मैं बीएनएसएस लिख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में भी ये बनता रहे कि अच्छा हम बार बार सीआरपीसी को और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। हमारे स्टडी का यही मेन लक्ष्य है कि हम दोनों चीजों को जानें, क्योंकि जो हमारे नए लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे नए इस समय पुलिस में जो भी हमारे दोस्त भर्ती हो रहे हैं या फिर जो भी हमारे नए एडवोकेट्स हैं, उनको दोनों प्रोविजंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या कह रहा था, और साथ ही साथ जो हमारा ये नया लॉ बनाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये क्या कहना चाहता है। बात कुछ कहना नहीं चाह रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, डिट्टो प्रोविजन लेकर के यहां पे रखने का काम किया गया है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन
who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offenses refuses to give his name, address और residence की बात कर रहा है। साफ हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन नंबर 42 कहता था कि अगर पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है। अगर हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की बात करते हैं तो ये कहां पे दे रखा है, तो अगर हम कॉग्निजेबल की बात करते हैं तो सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सेक्शन की तो सेक्शन नंबर 154 सीआरपीसी में देकर रखा है और इसी 154 के तहत हम क्या करते थे, एफआईआर की लॉजिंग कराते थे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की लॉजिंग कराते थे। किसके पास, पुलिस स्टेशन जाते थे और कहते थे साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे एफआईआर को लिखना पड़ेगा, हमारे एफआईआर की लॉजिंग करनी पड़ेगी। और वो कौन सा मामला होता था, तो वो मामला कॉग्निजेबल मामला होता था। लेकिन यहां पे जो बात किया जा रहा है, यहां पे नॉन कॉग की बात किया जा रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात किया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये कहां दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि ये आपको सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 155 के अंतर्गत दे रखा था। और इसमें यह कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि आपके मामले को रिपोर्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस मामले में आपकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर अगर हम 42 की बात करेंगे जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से है, और सेक्शन नंबर यही 39 की बात करेंगे तो ये 39 का सेक्शन किस में है, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ये सिंपली आप लोगों से कहना चाहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर पुलिस ऑफिसर को आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो रहा है, कोई रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है और आपसे आपका नाम, आपका पता, आपका जो भी चीज होता है पूछ रहा है, एट दैट टाइम आप नहीं बताते हैं, तो वो आपको गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करके कहां पर रखेगा, अपने घर पे नहीं लेकर के जाएगा, गिरफ्तार करेगा और आने जाने का समय छोड़ करके उस व्यक्ति को कहां पेश करेगा, उस व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। हमारे पास दो प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, यह भी बात आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। एक हमारे पास ईएम होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसमें हमारे डीएम साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं। ये सभी लोग क्या होते हैं, ये सभी लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। और हम जुडिशरी मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, हमारे पास जेएम की हम बात करते हैं जुडिशरी मजिस्ट्रेट में, तो इसमें फर्स्ट क्लास आते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सीजीएम वगैरह जो भी होते हैं मजिस्ट्रेट का ये कैटेगरी होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां पे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 43 के बारे में। अब सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 43 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता था, ये क्या बताना चाहता है सेक्शन नंबर 43। अगर हम 43 की कहानी देखेंगे तो 43 हम लोगों से बस इतना ही बात कहना चाहता था कि एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन। सबसे मजेदार सेक्शन, हम प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। और यह प्रोविजन सिर्फ हम ही को नहीं दिया गया है कि हम प्राइवेट व्यक्ति हैं, हम अरेस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन ले डाउन किया गया है, ये जो प्रोविजन दिया गया है, ये मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया गया है। आइए समझते हैं कैसे दे रखा है। अगर हम यहां पे बात करें कि प्राइवेट व्यक्ति कैसे अरेस्ट कर सकता है, तो सेक्शन नंबर 43 की हम बात करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, या फिर सेक्शन नंबर 40 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेक्शन नंबर 40 की बात करेंगे, बीएनएस की, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, एट दैट टाइम अरेस्ट कर सकता है। उसको लग रहा है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी का मर्डर करके आ रहा है, किसी का रेप करके आ रहा है, या कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करके आ रहा है जो लग रहा है कि नहीं ये कुख्यात दिख रहा है, हाव भाव से ही दिख जाते हैं कि नहीं ये अपराधी है, अपराधी टाइप का दिख रहा है, तो उसको प्राइवेट व्यक्ति भी अरेस्ट कर लेता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा मैं कि सेक्शन नंबर जब हम 44 को फॉलो करते हैं तो सेक्शन नंबर 44 में मजिस्ट्रेट साहब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं मजिस्ट्रेट बन गया, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द टाइमिंग बन गया, मैं अब अपने पावर का एक्सरसाइज करूंगा। मैं पोस्टेड हूं प्रयागराज में, मैं चला गया गोरखपुर और गोरखपुर में कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लूं। ऐसा मैं कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। मैं अरेस्ट कर सकता हूं, कहां पे कर सकता हूं, विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं मजिस्ट्रेट हो गया हूं तो पूरे भारत का मजिस्ट्रेट हो गया हूं, नहीं, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं,
खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी से अरेस्ट करवा सकते हैं। और ये पावर दोनों मजिस्ट्रेटों को दिया गया है, ईएम को भी दिया गया है और जेएम को भी दिया गया है। ईएम की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, इन सभी लोगों को ये पावर दे रखा है, चाहे वो मामला कॉग्निजेबल हो या फिर चाहे मामला वो नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे मामला वो बेलेबल हो या फिर चाहे वो मामला नॉन बेलेबल हो। तो ये आपको बात समझनी होगी। सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही पावर नहीं है, ये जो पावर दे रखा है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी इस टाइप का पावर दे रखा है, जो कि सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 44, अगर हम 44 की जब हम बात करेंगे तो हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करेंगे। और सेक्शन नंबर 44 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब, कौन से मजिस्ट्रेट होंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे या फिर जुडिशरी मजिस्ट्रेट होंगे, जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूं। और ये सेक्शन नंबर 41 की हम बात करेंगे तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ये सेक्शन नंबर 41 है, जिसमें ईएम और डीएम, ईएम मींस कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जेएम का मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों लोगों को यहाँ पे पावर ले डाउन कर रखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बता रहा हूं, इसका डिटेल मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में अपने ले रखा है, तो आप बिल्कुल भी उसको देखना न भूलें। आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 45 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। जब हम सेक्शन नंबर 45 की बात करते हैं, 45 की कल्पना करते हैं, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि पर्सन्स ऑफ मेंबर आर्म्ड फोर्सेस की बात करता है। किसकी बात करता है? तो सेक्शन नंबर जो हमारा 45 होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ये आर्म्ड फोर्सेस की बात करता है। और ये कहता है कि जब हमें कभी भी किसी भी आर्म्ड फोर्स वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा तो मैं डायरेक्ट जा करके नहीं अरेस्ट कर सकता हूं, हमें प्रायर परमिशन लेना होता है। किससे परमिशन लेना होता है? तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेना पड़ता है। और परमिशन लेने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। सीआरपीसी का 45 नंबर का ये कहता है और आपके बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 42 बस यही कहता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, कर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल government, the state government may by notify directed that the provisions of subsection 1 shall apply to such classes or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified herein। साफ साफ यहां पे भी लिखा है स्टेट गवर्नमेंट वेयर सब्स्टिट्यूटेड। यहां पे स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं परमिशन लिया जा सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को एज अ सब्स्टिट्यूट के रूप में यहां पे रखने का काम किया गया है। और आप स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या कर सकते हैं? परमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रिवीजन आप लोगों ने देख लिया। अब हमारा जो आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कौन सा सेक्शन है? तो हमारे बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 43 है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अरेस्ट हाउ मेड, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होगा तो हम उस व्यक्ति को कैसे अरेस्ट करेंगे? अरेस्ट करने का कोई ना कोई एक प्रोसीजर होगा। हम उस प्रोसीजर को क्या करेंगे? हम उस प्रोसीजर को फॉलो करने का काम करेंगे। अब देखिए, कर रहा है अरेस्ट हाउ मेड। पहली बात तो कर रहा है कि हम अरेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग ऑफ फोर्स। हम यहां पे अरेस्ट करने के दरमियान हम क्या कर सकते हैं? हम फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कैसा फोर्स? हम उसे पुश और पुल भी कर सकते हैं। कब? जब हम सेक्शन नंबर 46 सीआरपीसी को फॉलो करेंगे या फिर सेक्शन नंबर 43 बीएनएसएस 2023 को फॉलो करेंगे। हम उसमें पुश और पुल भी कर सकते हैं। अरेस्ट बाय जेस्चर और कंडक्ट, हम या तो जेस्चर्स के थ्रू भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने कंडक्ट के थ्रू भी सेक्शन नंबर 43 के अकॉर्डिंग उसके अंडर जाकर के हम अरेस्ट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोविजन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी महिला को अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको देखना होगा। आइए देखते हैं सेक्शंस क्या कर रहा है। अगर हम सेक्शन नंबर 43 की बात करते हैं या फिर सेक्शन नंबर 46 में कह रहा है, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और यहां पे वर्ड देखिएगा, और अदर पर्सन मेकिंग द सेम सेल एक्चुअली टच और कन्फाइंड। ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? या तो पुश भी कर सकता है या तो पुल भी कर सकता है। मींस कि किसी को अरेस्ट करने में, किसी को पकड़ने में खींचातानी होती है, वही की बात कर रहा है। वही कह रहा है कि खींचातानी भी हो सकती है, टच कर सकता है और कन्फाइन कर सकता है। द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कस्टडी और बाय वर्ड्स और एक्शन। या तो अपने वर्ड से बोल करके भाई
तुम्हारे खिलाफ हमारे सामने क्या है, अरेस्ट वारंट है, तुमको वहीं रुकना होगा। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या किया है, एक दस्तावेज तैयार किया है और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें हम अरेस्ट करना चाहते हैं। वो सुनते भागने लगा। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस के तो हाथ बंधे हैं। पुलिस से तो कहा गया है, कोर्ट ऑफ लॉ कही है कि भाई तुमको उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाना है, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जब जब कोर्ट ऑर्डर देगी कि तुम्हें अरेस्ट करके लाना है, तब तब पुलिस ऑफिसर क्या आएगा, तब तब पुलिस ऑफिसर हरकत में आएगा और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाने का काम करेगा। ये हमारे पुलिस भाई साहब लोग भी सुने, ये नया कानून है और नया कानून आप सभी लोगों को जानना ही होगा, आप लोगों को समझना होगा। अगर आप लोग नए कानून को नहीं जानेंगे, नए कानून को नहीं समझेंगे, वही पुराना सीआरपीसी को अगर आप दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। और सरकार जो है बहुत त्वरित न्याय के पीछे पड़ी है। अब तारीख पे तारीख नहीं मिलने वाला है, हर एक चीज को लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत बांधने का काम किया गया है। तो ये कानून आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटली प्रोसीजर है और प्रोसीजर इसी तरह से फॉलो करवाया जाएगा। क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक डंडा, एक मजबूत डंडा लेकर के खड़ा है। अगर आप अपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे, तो आपके ऊपर आंच आने वाली है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड। अभी तक तो मेल को अरेस्ट करने की कहानी ये थी, अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना होगा तब कैसे अरेस्ट किया जाएगा, तो फीमेल को अरेस्ट करने की भी एक अच्छी तगड़ी कहानी है। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट वुमेन, जब जब हम बात करते हैं महिला को अरेस्ट करने का, क्योंकि महिला के द्वारा भी किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया जा सकता है, वो भी किसी को चाकू मार सकती है, वो भी किसी को शूट कर सकती है, तमाम प्रकार के ऑफेंसेस महिलाओं के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो एट दैट टाइम अगर महिला को हमें अरेस्ट करना होगा और मेरे पास फीमेल कैंडिडेट मींस कि फीमेल कांस्टेबल ना हो, फीमेल पुलिस ना हो, तो उसको कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसको अरेस्ट करने का यह प्रक्रिया है कि आप डंडे का घेरा बना करके उसको वहां पे कन्फाइन कर सकते हैं। आप महिला की बॉडी को एट दैट टाइम टच नहीं करेंगे, तब तक नहीं टच करेंगे जब तक कि फीमेल कांस्टेबल वहां पे न उपस्थित हो। आपको किसी भी प्रकार से महिला के बॉडी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। और यह बात मैं नहीं, ये सीआरपीसी आपका कह रहा है और साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कह रहा है। देखिए क्या क्या प्रोवाइडेड में कर रहा है। जहां पे प्रोवाइडेड लगा होता है वहां से जुडिशरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जुडिशरी एग्जामिनेशन यहां से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगी। क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडेड टू द कंट्रेरी हर सबमिशन टू द कस्टडी ऑन एन ओरल इंटिमिडेशन ऑफ अरेस्ट। उस महिला से आप कह सकते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार करना है, तुम वहीं पे रुक जाओ। अगर हमारे पास कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास कोई फीमेल कांस्टेबल एट दैट टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओरल सबमिशन दे करके उसको वहां पे रोकने का, उसे अरेस्ट करने का काम हम करेंगे। साथ ही साथ कह रहा है शैल बी प्रिज्यूम्ड एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्ड और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल। हम तब तक वेट करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे उसको अरेस्ट करने का जब तक कि हमारे पास कोई ना कोई फीमेल सिपाही या कोई फीमेल हमारे पास ऑफिसर न मौजूद हो जाए। तब तक हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे वेट करेंगे और कोई मेल कैंडिडेट उसको टच करने का काम नहीं करेगा। अगर पुलिस आप हैं, अगर कोई महिला है तो महिला से आप उसको क्या करवा सकते हैं, महिला से आप पकड़वा सकते हैं। लेकिन प्रोविजो में भी एक पॉइंट दे रखा है, कह रहा है persons as may be disclosed or mentioned by her purpose of the giving such information। अभी हम इसके प्रोविजो को पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट को आपने पढ़ लिया, फर्स्ट प्रोविजंस को। सेकंड प्रोविजंस आप लोगों से क्या कहना चाहता है, सेकंड प्रोविजन में कह रहा है इफ सच पर्सन फोर्सफुली रेसिस्टेड एंड endeavored to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary effort of arrest। कहा गया है, डीके बसु का केस आया था। डीके बसु का केस एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है, हमारे जुडिशरी के जगत में प्रोवाइड किया गया है कि आप किस तरह से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट के दरमियान आप हैंड कफिंग नहीं करेंगे, मीन्स कि आप उनको हथकड़ी लगाने का काम नहीं करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हमें देखने के लिए वहां पे मिलता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई बहुत कुख्यात अपराधी है और हमें एट दैट टाइम अरेस्ट करना है और वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम हैंड कफिंग नहीं करेंगे। मैं बार बार उसको पकड़ रहा हूं, बार बार वो छटक करके भागने का काम कर रहा है, तो वहां पे पुलिस क्या करेगी, वहां पे पुलिस डीके बसु के गाइडलाइन को भी फॉलो कर लिया है। डीके बसु का गाइडलाइन ये कहता है कि आप हैंड कफिंग नहीं करेंगे, मीन्स की हथकड़ी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब देखेगा पुलिस ऑफिसर की ये बाज नहीं आने वाला है, ये आदमी सही है नहीं,
इसको हथकड़ी लगाने की आवश्यकता है। तो प्रोवाइजो कर रहा है कि आप एट दैट टाइम क्या कर सकते हैं, अगर वो रिसिस्ट कर रहा है, बार बार भागने का प्रयास कर रहा है, तो आप हथकड़ी भी वहां पे उसको लगाएंगे और धूमधाम से लगाएंगे। देखिए अभी कहां पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, कर द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन द व्यू ऑफ द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस यूज हैंड कफिंग। यहां पर देखिए यूजेस ऑफ हैंड कफिंग की बात कर रहा है, मींस की हथकड़ी लगाने की भी बात यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आप यहां पे हथकड़ी भी धूमधाम से लगाएंगे पुलिस ऑफिसर वाले। ये बात आप सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये नया कानून है और नया कानून हर एक चीज की इजाजत देता है। पहले हाथ बांधने का काम करता है, फिर धीरे धीरे हाथ खोलने का भी काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि थर्ड डिग्री देने के बारे में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप किसी भी व्यक्ति को थर्ड डिग्री नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताया है कि जरूरत पड़े तो आप वो भी दे सकते हैं। देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शंस गिवन अ राइट टू एक्यूज्ड ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल विद द डेथ और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात कर रहा है। साथ ही साथ कर रहा है सेव in exception circumstances no woman shall be arrested sunset and before sunrising। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और जब जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है तब आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि महिला को अगर अरेस्ट करना है तो कब नहीं करेंगे, तो यही आपसे पूछा जाएगा आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यही आपका आंसर होगा और यही चीज यहां पे सेक्शन नंबर 46 आप सभी लोगों से बताना चाहता था। तो साथियों पूरा का पूरा मैंने आज आपके सामने रिवीजन करने का काम किया इस पार्ट नंबर 3 में, और पार्ट नंबर 3 को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब लाएंगे आप सभी लोगों के लिए पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 47 मींस की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से हम पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 44 से हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। साथियों अगर ये वीडियोस आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। अगर हमारे पुलिस के मित्र भी इसको देख रहे हैं तो वो भी इसको अप्रिशिएट करें, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।